कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जब ऑर्डर कर देते हैं बड़े लोग, बड़े प्रशासन ऑर्डर कर देते हैं तो निचले स्तर पे उसको लागू करवाना बहुत आसान हो जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ तो मामला ऐसा है कि एक व्यक्ति ने पता नहीं कहाँ कहाँ गुहार लगाई और उसके पक्ष में ऑर्डर भी आ गए, लेकिन आज वो अपनी ज़मीन के लिए तरस रहा है, अपने नाम में करवाने के लिए तरस रहा है। उसकी ज़मीन को किस तरीके से उसको लूट लिया गया, किस तरीके से उस पर अनैतिक कब्जा कर लिया गया और गैर कानूनी तरीके से उस पर अभी भी लोग कायम हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं। महाराष्ट्र से लेके दिल्ली तक आ गए और दिल्ली में जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं और बुजुर्ग हैं। आइए हम इन्हीं से पूछते हैं, कहाँ से आए हैं सर आप, कौन से ज़िले से हैं और कौन सी तहसील से, बता दीजिए। हम बीड जिले से आए। अच्छा। तहसील धारूर है। हाँ। और गांव फकीर जवड़ा। जो आपके गांव में ज़मीन का मसला है, तो ज़मीन कैसी ज़मीन थी और कैसे मिली आपको? हमारे बाप दादा की ज़मीन थी। अच्छा। वो पूरी ज़मीन हाँ। फ्लॉड करके हाँ। बांट दी। आपके बाप दादा की ज़मीन थी तो क्या वो किसी गिफ्ट में मिली थी, इनाम में मिली थी, या किसी ने दी थी, या खुद की अपनी पैतृक संपत्ति थी? नहीं, खुद की थी। खुद की थी। हाँ। तो फिर क्या हुआ, तो किसने बांट ली ज़मीन? वो तहसील ने कुल बोल के हाँ। ज़मीन बांट दी। अच्छा, सब कुल बोल के बांट दी ज़मीन। हाँ। तो आपकी ज़मीन थी, आपके बाप दादा की ज़मीन थी और तहसीलदार ने कुल बोल के वो ज़मीन बांट दी। किस किस को बांटी वो नाम बहुत है उसके अंदर। कितनी ज़मीन होगी टोटल? 110 एकड़ है वो। 110 एकड़। एक एकड़ में यहाँ अलग अलग बीघा होता है, तो 2-2.5 बीघा भी एक एकड़ में होता है। कितना कितना का वहाँ मतलब कितना बीघा होगा? बोले तो वो 7 नंबर है। 7 नंबर है। अच्छा, तो ये तो करीब लगता है कि करोड़ों की ज़मीन होगी। करोड़ के ज़्यादा। करोड़ों से ज़्यादा। तो आप कहाँ रहते थे? क्या आप अपने गांव में नहीं रहते थे? नहीं रहते। तो ये ज़मीन का जो झगड़ा है, हाँ, तो 10 साल से घर छोड़ के बाहर पेट भर रहे। अच्छा, मतलब आपकी ज़मीन और आपको ही घर छोड़ के बाहर सड़क पे आना पड़ रहा है। अच्छा, आपके क्या भाई वगैरह कुछ हैं जो है? सब बाहर है। सब बाहर हैं। तो सबका मिला जुला ये कंप्लेंट है कि सभी का ले लिया है कि सिर्फ आपके हिस्से का ले अरे लिया? सबका है। मिलने के बाद सबको मिलेगी। सबको मिलेगी। हो। तो क्या कहाँ गए आप और क्या तहसीलदार के खिलाफ आपने कंप्लेंट की? मैंने तुम्हारा तो मुख्यमंत्री के साथ भी वो दरखास्त दी। अच्छा। नारायण राणे? हाँ। नहीं सर, माफ करिएगा, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे से आपने कंप्लेंट और की? महसूल मंत्री। हाँ। उनको भी हर बार बताया और कुछ नहीं हुआ। अनशन किया वहाँ भी। अच्छा, ये बताइए, लोकायुक्त का आप एक कागज़ दिखा रहे हैं, लोकायुक्त का ऑर्डर दिखा रहे हैं, वो क्या है? वो लोकायुक्त ने वो ज़मीन कुल नहीं है। हाँ। वो ज़मीन कुल नहीं होती और वो ज़मीन दुरुस्ती के लिए कलेक्टर को 2010 को आदेश दिए। अच्छा, उन्होंने लोकायुक्त ने ये तय कर दिया कि जो वो कह रहे थे जिस आधार पे उन्होंने ज़मीन बांटी, हाँ। वो हो नहीं सकती, इसलिए इसको दुरुस्त करो, सही करो। तो नहीं किया सही? नहीं, कलेक्टर ने खाली लेटर दिए। अच्छा। वो लेटर को तहसीलदार नहीं मानता और डिप्टी कलेक्टर नहीं मानते और तलाटी और लोकायुक्त के ऑर्डर को भी नहीं मान रहे? नहीं मान रहे हो। तो किसके ऑर्डर को मानेंगे? अच्छा, किसको मान तो पता नहीं। कोर्ट में केस किया आपने? कोर्ट केस का भी हमारा निकाला हमारी तरफ से। आपका कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मान रहे? नहीं मान रहे, लिख रहे नहीं हो। फिर इसलिए तो राष्ट्रपति के पास तकरार की, पीजी पोर्टल। अच्छा। तो पोर्टल के बाद कलेक्टर को गया, कलेक्टर ने पीजी पोर्टल से तहसीलदार को दिया, तभी काम नहीं हो रहा। साफ कहा जाता है, एक कहावत भी है कि देश में 2 ही लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं और जो शक्तिशाली हैं, एक थानेदार और दूसरा तहसीलदार। जो थानेदार होता है वो भी अगर अपने पे आ जाए तो किसी की नहीं सुनता, राष्ट्रपति तक की नहीं सुनेगा वो, और ऐसे ही तहसीलदार है कि लोकायुक्त तक की भी नहीं सुन रहा। तो कहने का मतलब है कि असली सत्ता तो तहसीलदार साहब के पास ही है, जो किसी की नहीं सुन रहे, लोकायुक्त की नहीं सुन रहे, मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे और किसी के ऑर्डर को मान नहीं रहे। क्या लगता है कि ये निरंकुश हो चुके हैं अंग्रेजी व्यवस्था की वजह से? क्या पता। मैं तो 14 साल से बेजार हूँ, न्याय मांग रहा हूँ, न्याय मिला है। हाँ। लेकिन खाली तुम्हारा तो हमको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हाँ। मतलब ऑर्डर हो गया लेकिन वो उसको जमीन धरातल पे नहीं उतर रहा। नहीं दे रहे। खाली वो क्या करते, लेटर लेते, हाँ। तलाटी
वो कागज रिपोर्ट पे लिखता, कागज, हाँ लेटर कागज लिखते, बनाते हैं और कागज में घुमाते हैं, घुमाती है। हर बार नया चक्कर लगा देते हैं। आप चक्कर पे चक्कर खाए जा रहे हैं। दिल्ली को लाने के लिए उन्होंने मजबूर किया मेरे को, जंतर मंतर में वो पोषण करने के लिए। किसको देंगे आज में जो आप मेमोरेंडम दे रहे हैं? अभी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को देंगे। क्या गुहार लगाएंगे उनसे, क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रपति जी? राष्ट्रपति को बोलने कि वो तुम्हारा जो पोर्टल है, वो पोर्टल से जिला अधिकारी बीड़ इन्होंने तहसीलदार को दिया, ऑर्डर दिया काम करो बोल के, नहीं वो कर रहा नहीं तहसीलदार। मतलब तहसीलदार इतना बड़ा हो गया कि वो किसी का ऑर्डर नहीं मान रहा, ऐसा समझो। देखिए ये हालात हैं देश के अंदर, जो तहसीलदार की मनमानी है और तहसील अपनी तरीके से, तो लोग जाएं तो जाएं कहाँ। बड़े से बड़े अगर ऑर्डर भी ले आते हैं, कह रहे हैं कोर्ट से ले आओ, कहीं से ले आओ, लोकायुक्त से ले आओ। अब तो अंतिम विकल्प राष्ट्रपति का ऑर्डर है, जो सबसे प्रशासनिक में सबसे ऊपर माने जाते हैं, देश के पहले नागरिक माने जाते हैं और सबसे शक्तिशाली होते हैं राष्ट्रपति के ऑर्डर को। अब वही आखिरी सहारा बचा है इनके पास, द्रौपदी मुर्मू जी का। वो कुछ इनको करें और इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें। और ये क्या लग रहा है आपको, कहना चाहेंगे जो राष्ट्रपति महोदय अगर देख रही हूँ आपका वीडियो, क्या कहना चाहेंगे उनको? मेरे को एक आशा है, माननीय राष्ट्रपति महोदय कुछ तो भी मार्ग निकाल के मेरा काम करेंगे और हमारे को जो हमारी जो जायदाद गई, अन्न पानी हमारा छीन लिया, वो हमको मिल जाएगा। देखिए यही एक अंतिम उम्मीद है। कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि अगर किसी को फांसी हो जाए तो उस फांसी को भी वो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ये सिर्फ न्याय को इम्प्लीमेंट कराने की बात कर रहे हैं। जो इनके हक में जो फैसले आए हैं उसको धरातल पे उतारने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया जी आप आगे बढ़िए, इसमें इंटरफेरेंस करिए, इसके अंदर अपना हस्तक्षेप करिए।